हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने श्वसन तंत्र की कार्य की एवं उसकी संरचना के बारे में जितनी चीजें पढ़नी थी वो कंप्लीट कर ली थी। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, आज का हमारा टॉपिक रहेगा श्वसन क्रिया का नियमन एवं श्वसन तंत्र के विकार। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं श्वसन क्रिया के नियमन से। श्वसन क्रिया का नियमन, ठीक है, यह हमारा आज का पहला टॉपिक रहने वाला है। अब श्वसन क्रिया का जो नियमन होता है, श्वसन क्रिया का जो नियमन होता है, श्वसन क्रिया के नियमन में कौन कौन सी संरचनाएं सहायता करती हैं, सबसे पहले तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं श्वसन केंद्र की। सबसे पहले आता है श्वसन केंद्र। श्वसन केंद्र के बाद हम लोग बात करते हैं रसायन संवेदी क्षेत्र। रसायन संवेदी क्षेत्र। तीसरी बात हम लोग करेंगे न्यूमोटैक्सिक केंद्र। ये हिंदी में भी यही होता है बेटा, न्यूमोटैक्सिक केंद्र। और चौथी बात हम लोग करेंगे, चौथी बात हम लोग करेंगे किसकी? कैरोटिड काय। कैरोटिड काय एवं अयोटिक काय। कैरोटिड काय एवं अयोटिक काय, ठीक है। चलो एक एक करके बता देते हैं कौन सी चीज कहां होती है। श्वसन केंद्र आपके मस्तिष्क के मेडुला भाग में होता है, मस्तिष्क के मेडुला भाग में, ठीक है। रसायन संवेदी क्षेत्र जो होता है यह होता है मेडुला के समीप, यह होता है मेडुला के समीप, ठीक है। जो न्यूमोटैक्सिक केंद्र होता है यह होता है मस्तिष्क के पोन्स भाग में, मस्तिष्क के पोन्स भाग में। और कैरोटिड काय होता है, कैरोटिड काय होता है कैरोटिड धमनी में, कैरोटिड धमनी में। और अयोटिक काय होता है महाधमनी में, अयोटिक काय होता है महाधमनी में, ठीक है बेटा, ठीक है। तो ये इनकी लोकेशन होती है, कहां कहां पे कौन सा केंद्र होता है, कौन सी संरचना कहां होती है। श्वसन केंद्र मस्तिष्क के मेडुला में, रसायन संवेदी क्षेत्र मेडुला के समीप, न्यूमोटैक्सिक केंद्र पोन्स में मस्तिष्क के, और कैरोटिड काय कैरोटिड धमनी में, अयोटिक काय महाधमनी में, ठीक है बेटा। सबसे पहले हम लोग अब बात स्टार्ट करते हैं श्वसन केंद्र से। कहां से स्टार्ट करते हैं? श्वसन केंद्र से। श्वसन केंद्र जो होता है, श्वसन केंद्र में आपको दो प्रकार के तंत्रिकाक्षों का समूह मिलेगा, दो प्रकार के तंत्रिकाक्षों का समूह मिलेगा। एक को हम लोग कहते हैं पृष्ठ समूह। क्या बोलते हैं बेटा? पृष्ठ समूह। और दूसरे को कहते हैं अधर समूह। पृष्ठ समूह एवं अधर समूह। सबसे पहले तो इसके इंग्लिश में नाम देख लेते हैं। पृष्ठ समूह होता है डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, पृष्ठ श्वसन समूह, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, पृष्ठ श्वसन समूह, डीआरजी, डीआरजी। और अधर समूह होता है वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, अधर श्वसन समूह, वीआरजी। ये दोनों ही आपको कहां देखने को मिलते हैं? ये दोनों ही आपको मेडुला में देखने को मिलेंगे, दोनों ही मेडुला में देखने को मिलेंगे। जो पृष्ठ समूह होता है ये सामान्य श्वसन में कार्य करता है, ठीक है। सामान्य श्वसन मतलब जब आपकी श्वसन दर जो है वो सामान्य है, जैसे अभी आप लोग बैठ के वीडियो देख रहे हैं, आपकी श्वसन दर सामान्य है, तो सामान्य श्वसन में पृष्ठ समूह काम करेगा, तंत्रिकाक्षों का, तंत्रिकाक्षों का पृष्ठ समूह काम करेगा। और जब आप बलपूर्वक श्वसन करेंगे, जब आप बलपूर्वक श्वसन करेंगे तो बलपूर्वक श्वसन में अधर समूह काम करेगा।
ठीक है बेटा। सामान्य श्वसन में क्या होता है, याद करो हमने पढ़ा था कि बाह्य इंटरकॉस्टल पेशी, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, बाह्य इंटरकॉस्टल पेशी और डायफ्राम का संकुचन होता है, और डायफ्राम का संकुचन होता है। लेकिन जब आप बलपूर्वक श्वसन की बात करते हो तो बाह्य इंटरकॉस्टल पेशी प्लस अंतः इंटरकॉस्टल पेशी, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल प्लस डायफ्राम, तीनों का संकुचन होता है। यह आपको मैंने पढ़ाया था, याद करो, यह आपको मैंने पढ़ाया था। इनमें संकुचन होता है, ठीक है, इनमें संकुचन होता है। आप लोगों को यह मैंने पढ़ाया था जब श्वसन क्रिया के बारे में पढ़ाया था, जब श्वसन क्रिया के बारे में पढ़ाया था तभी आपको मैंने पढ़ाया था। थोड़ा सा मैं डायफ्राम को इधर लिख देता हूं, वो शायद पूरा नहीं आ रहा है, इसको मैं दोबारा लिख देता हूं। यहां पे हम लोग बात करेंगे EICM बाह्य इंटरकॉस्टल पेशी प्लस IICM इंटरनल इंटरकॉस्टल पेशी प्लस डायफ्राम, ठीक है, प्लस डायफ्राम, है ना बेटा। तो इनमें संकुचन होता है, ठीक है। तो यह श्वसन केंद्र इस तरीके से कार्य करता है। सामान्य श्वसन को आपका पृष्ठ समूह नियमित करेगा और बलपूर्वक श्वसन को अधर समूह जो है वो नियमित करेगा, ठीक है बेटा। यह याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, यह तो बात हो गई श्वसन केंद्र की। अब जो दूसरी संरचना हमने लिखी थी, रसायन संवेदी क्षेत्र, दूसरी संरचना लिखी थी रसायन संवेदी क्षेत्र, अब उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। रसायन संवेदी क्षेत्र की बात करते हैं। रसायन संवेदी क्षेत्र, ये क्या होता है, ये आपके मेडुला के समीप होता है। लोकेशन हमने इसकी देख ली थी। ये करता क्या है, ये करता क्या है, नंबर 1, ये संवेदनशील होता है CO2 के आंशिक दाब के लिए और H+ आयन सांद्रता के लिए, H+ की सांद्रता के लिए। कहां पे, धमनी रुधिर में। धमनी का जो रुधिर होता है, और धमनी में धमनी में रुधिर कैसा होता है, धमनी में रुधिर होता है ऑक्सीकृत, धमनी में रुधिर होता है ऑक्सीकृत। तो ऑक्सीकृत रुधिर में CO2 के आंशिक दाब और H+ आयन सांद्रता के लिए संवेदनशील होता है रसायन संवेदी क्षेत्र। जब इन दोनों में से कोई भी एक बढ़ने लगता है, धमनी रुधिर में इन दोनों में से कोई भी एक बढ़ने लगता है, तो आपकी श्वसन दर जो है, आपकी श्वसन दर जो है वो बढ़ा दी जाती है ताकि ज्यादा ऑक्सीजन आप अंतःश्वसित कर सकें, ठीक है, ज्यादा ऑक्सीजन आप अंतःश्वसित कर सकें, ठीक है बेटा। तो PCO2 और H+ आयन सांद्रता धमनी रुधिर में, उसके लिए ये संवेदी होता है, ठीक है। चलो, अब बात करते हैं तीसरी संरचना। जो तीसरी संरचना है उसको हमने नाम दिया न्यूमोटैक्सिक केंद्र, उसको नाम दिया था न्यूमोटैक्सिक केंद्र। और कहां बताया था, मस्तिष्क के पोंस भाग में, मस्तिष्क के पोंस भाग में, ठीक है। ये क्या करता है, ये अंतः श्वसन का स्विच ऑन एवं स्विच ऑफ, स्विच ऑन एवं स्विच ऑफ नियमित करेगा। स्विच ऑन एवं स्विच ऑफ जो है नियमित करेगा। कैसे करेगा, एक काम करो, अभी जो है जितनी ताकत से अंतःश्वसन कर सकते हो उतनी ताकत से अंतःश्वसन करो और रुकना मत, ठीक है। अंतःश्वसन करते चलो, रुकना मत। एक पॉइंट के बाद आप ये देखोगे कि आप जितनी मर्जी ताकत लगा लो, एक पॉइंट के बाद आप जितनी मर्जी ताकत लगा लो,
और ज्यादा अंतः श्वसन आप नहीं कर सकते, जितनी मर्जी ताकत लगा लो और ज्यादा अंतः श्वसन आप नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, तो ऐसा क्यों होता है इसको समझो। अगर किसी गुब्बारे में आप अत्यधिक हवा भर दोगे, गुब्बारे में अत्यधिक हवा भर दोगे तो क्या होगा, फट जाएगा। ठीक है, ठीक ऐसे ही हमारी जो फेफड़ों की कूपिकाएं होती हैं, अगर उसमें अत्यधिक हवा जाने लगेगी तो वो भी क्षतिग्रस्त हो जाएगी, अत्यधिक हवा जाने के कारण वो भी क्षतिग्रस्त हो जाएगी। तो एक बार उसमें जितनी हवा भर सकती है वो भर गई, उसके बाद न्यूमोटैक्सिक केंद्र अंतः श्वसन को स्विच ऑफ कर देगा, अंतः श्वसन को स्विच ऑफ कर देगा और हमारे फेफड़ों की कूपिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से बचाएगा, फेफड़ों की कूपिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से बचाएगा। अब मान लो किसी कारण से न्यूमोटैक्सिक केंद्र अपना काम नहीं कर पा रहा, न्यूमोटैक्सिक केंद्र अपना काम नहीं कर पा रहा, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हमारी बॉडी में हेरिंग ब्रूरर प्रतिवर्ती क्रिया, हेरिंग ब्रूरर प्रतिवर्ती क्रिया जो है वो काम करेगी। हेरिंग ब्रूरर प्रतिवर्ती क्रिया, प्रतिवर्ती क्रिया का मतलब होता है रिफ्लेक्स, प्रतिवर्ती क्रिया मतलब होता है रिफ्लेक्स। तो हेरिंग ब्रूरर प्रतिवर्ती क्रिया क्या करेगी, वो न्यूमोटैक्सिक केंद्र का काम करेगी। ठीक है, वो न्यूमोटैक्सिक केंद्र का काम करेगी और अंतः श्वसन को क्या करेगी, अंतः श्वसन को स्विच ऑफ कर देगी। ठीक है, अंतः श्वसन को स्विच ऑफ कर देगी हेरिंग ब्रूरर प्रतिवर्ती क्रिया। ठीक है, कब, ये केवल तब काम करेगी जब न्यूमोटैक्सिक केंद्र अपना काम नहीं कर पा रहा, केवल तब काम करेगी जब न्यूमोटैक्सिक केंद्र काम नहीं कर पा रहा। अब न्यूमोटैक्सिक केंद्र हो सकता है इसलिए काम नहीं कर पा रहा कि ब्रेन में कोई चोट लग गई है या ब्रेन से रिलेटेड कोई बीमारी है। ठीक है, उस केस में अगर न्यूमोटैक्सिक केंद्र काम नहीं कर पा रहा तो हेरिंग ब्रूरर प्रतिवर्ती क्रिया क्या करती है, वही काम करती है जो न्यूमोटैक्सिक केंद्र करता है। ठीक है, अब चौथे की बात करते हैं, चौथी संरचना। चौथी संरचना हमने क्या लिखी थी, चौथी संरचना थी कैरोटिड धमनी में कैरोटिड काय, कैरोटिड धमनी में कैरोटिड काय एवं महाधमनी में अयोटिक काय, महाधमनी में अयोटिक काय। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी में PCO2 H+ आयन सांद्रता एवं PO2 के लिए संवेदनशील होते हैं, लेकिन ये भी किसमें, धमनी रुधिर में, जो ऑक्सीकृत रुधिर होता है धमनी रुधिर में। ठीक है, ये हम उसके लिए संवेदनशील होते हैं। अब अगर ये बढ़ रहा है या ये बढ़ रहा है या ये कम हो रहा है, ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है या ये कम हो रहा है, तो आपका जो श्वसन दर है, श्वसन दर को क्या होता है, बढ़ा दिया जाता है। श्वसन दर क्या होती है, बढ़ा दी जाती है। अगर PCO2 बढ़ा या H+ आयन सांद्रता बढ़ी या PO2 घटा तो क्या होगा, आपकी श्वसन दर को बढ़ा दिया जाएगा और इस तरीके से हमारी बॉडी में जो श्वसन क्रिया होती है उनका नियमन होता है। ठीक है, श्वसन क्रिया जो होती है इस तरीके से इनका नियमन होता है। अब बेटा अगर आप कुछ एक्स्ट्रा किताबें पढ़ोगे या ऑनलाइन अगर जाके कुछ रिसर्च करोगे तो आपको हो सकता है एपन्यूस्टिक केंद्र के नाम से भी एक संरचना मिले, पर वो आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं उसको यहां पे नहीं पढ़ा रहा। ठीक है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं उसको यहां पे नहीं पढ़ा रहा एपन्यूस्टिक केंद्र को। अब कुछ और देख लेते हैं, और ऐसे कौन कौन से कारक हैं जिनसे श्वसन क्रिया प्रभावित होती है। तो पहला, ठीक है, अन्य कारकों में पहला, अगर आपका शारीरिक तापमान बढ़ेगा तो आपकी श्वसन दर क्या होगी, वो भी बढ़ेगी। बेटा याद करो, हमने कारक पढ़े थे,
कौन से कारक? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने में कौन से कारक काम आते हैं और ऑक्सी हीमोग्लोबिन को तोड़ने में कौन से कारक काम आते हैं? तो अगर आपको बुखार है, आपका शारीरिक तापमान बढ़ गया है, तो क्या होगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन नहीं पाएगा, क्योंकि यह कारक उसको बनने से रोकता है, बढ़ा हुआ तापमान। तो इसको कॉम्पनसेट करने के लिए, इसकी पूर्ति करने के लिए श्वसन दर को बढ़ा दिया जाएगा। तो ज्यादा ऑक्सीजन आप अंतःश्वसित कर सकते हो। जितना ज्यादा ऑक्सीजन अंतःश्वसित करोगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने लगेगा। दूसरा, यदि आपका रक्तदाब जो होता है, रक्तदाब बढ़ गया है, रक्तदाब बढ़ने पे हृदय को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, रक्तदाब बढ़ने पे हृदय को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, तो ऑक्सीजन डिमांड भी बढ़ जाती है, जिस कारण से श्वसन दर क्या होती है? बढ़ जाती है। रक्तदाब बढ़ने से हृदय को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, जिस कारण से ऑक्सीजन डिमांड बढ़ती है, तो श्वसन दर भी क्या होती है? श्वसन दर भी बढ़ जाती है। ठीक है, समझ आया? तो ये हुआ बेटा हमारा यहां पे क्या हो गया? श्वसन क्रियाओं का नियमन, कि श्वसन क्रिया जो होती है किस तरीके से नियमित की जाती है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे श्वसन तंत्र के विकार। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे श्वसन तंत्र के विकार, और श्वसन तंत्र के विकार में सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे ब्रोंकाइटिस। क्या पढ़ेंगे? ब्रोंकाइटिस। तो ध्यान रखना, किसी भी वर्ड के आगे अगर आइटिस लग गया, किसी भी वर्ड के अगर आगे आइटिस लग गया, तो ये उस स्थान का इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन बताती है। इन्फ्लेमेशन मतलब वहां पे आने वाली हल्की सूजन, इन्फ्लेमेशन मतलब हल्की सूजन, तो इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन बताती है। ठीक है, तो ब्रोंकाइटिस होता है, ब्रोंकाइटिस होता है, ब्रोंकाई मतलब जो श्वसनी होती है, श्वसनी का या श्वसनी में इन्फ्लेमेशन क्या बताती है? श्वसनी में इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन मतलब हल्की सूजन, और इन्फेक्शन मतलब तो संक्रमण होता है, इन्फेक्शन मतलब संक्रमण, और इन्फ्लेमेशन मतलब हल्की सी सूजन। तो आइटिस वर्ड किसी के भी आगे लग गया तो वो ये बताता है। ठीक है, आइटिस वर्ड किसी के भी आगे लग गया तो ये चीज वो दर्शाता है। ठीक है ना बेटा? अब हम लोग बात करते हैं दूसरे विकार की। जो दूसरा विकार होता है, जो दूसरा विकार होगा, दूसरे विकार को हम लोग कहेंगे हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया क्या होता है? ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी। हाइपोक्सिया किस अवस्था को कहते हैं? ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी को, ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी को हम लोग हाइपोक्सिया कहते हैं। ठीक है, फिर तीसरा न्यूमोनिया। निमोनिया, निमोनिया में क्या होता है? कूपिका में तरल भरना। कूपिका में क्या होता है? तरल भर जाता है, जिससे जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है गैसीय आदान प्रदान के लिए वो कम हो जाता है। पृष्ठ क्षेत्रफल जो है वो कम हो जाता है गैसीय आदान प्रदान के लिए। चौथा होता है एम्फाइसिमा। क्या होता है बेटा? एम्फाइसिमा। एम्फाइसिमा क्या होता है? धूम्रपान के कारण कूपिका का आस्तर मतलब जो इनर लाइनिंग होती है, कूपिका का आस्तर क्षतिग्रस्त हो जाता है। ठीक है, कूपिका का आस्तर क्या होता है? क्षतिग्रस्त हो जाता है। ठीक है, धूम्रपान के कारण कूपिका का आस्तर क्षतिग्रस्त हो जाता है। ठीक है बेटा? फिर अगला विकार होता है अस्थमा, जिसको दमा कहते हो, एज्मा। तुम लोग अस्थमा कहते हो, पर ये एज्मा होता है। इसको एज्मा प्रोनाउंस करते हैं। क्या कहते हैं इसको? दमा बोलते हैं,
तो ये क्या होता है, ये एक एलर्जिक रिएक्शन है। ये क्या है, एक एलर्जिक रिएक्शन है, जिससे क्या होता है, जिससे आपकी जो श्वसन नलिका एवं श्वसनी होती है, श्वसन नलिका एवं श्वसनी होती है, उसमें संकुचन होने लगता है। संकुचन से वो बंद होने लगती है, तो फेफड़ों तक वायु नहीं पहुंच पाती, फेफड़ों तक वायु नहीं पहुंच पाती। ठीक है, तो एस्मा क्या है, श्वसन नलिका एवं श्वसनी का एलर्जिक रिएक्शन। ठीक है, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता, कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। ठीक है बेटा, अब अगर मैं ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ बंधुता को, ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ बंधुता को कितना मान लूं, मैं इसको मान लेता हूं =1। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की बंधुता हीमोग्लोबिन के साथ कितनी होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड की होगी 200 से 300 के बीच, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड की बंधुता हीमोग्लोबिन के साथ बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, यहां पे क्या होता है, यहां पे क्या होता है, यहां पे आपके पास ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता भी है और टूटता भी है, बनाया भी जा सकता है और तोड़ा भी जा सकता है, मतलब ये रिवर्सिबल है। ये क्या है, रिवर्सिबल है, बनाया भी जा सकता है, तोड़ा भी जा सकता है। लेकिन अगर यहां पे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन गया, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन मतलब CO प्लस हीमोग्लोबिन, तो फिर ये टूटेगा नहीं, ठीक है। जितना भी हीमोग्लोबिन आपकी बॉडी में होगा, सारे हीमोग्लोबिन को कार्बन मोनोऑक्साइड अपने साथ जोड़ लेगी, सारे हीमोग्लोबिन को कार्बन मोनोऑक्साइड अपने साथ जोड़ लेगी। तो उसके बाद अगर ऑक्सीजन आपकी बॉडी में होगा भी, तो हीमोग्लोबिन तो बचा ही नहीं है, तो जुड़ेगा कहां से, हीमोग्लोबिन तो बचा ही नहीं है, तो जुड़ेगा कहां से। ठीक है बेटा, समझ आया। चलो अब आगे बात करते हैं। ठीक है, अब एक और बीमारी की बात करते हैं। और अब हम लोग बात करते हैं किसकी, अब हम लोग बात करते हैं सार्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। सार्स का फुल फॉर्म होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। और यह किससे होता है, यह होता है कोरोना वायरस से। जाना पहचाना लग रहा है, यह होता है कोरोना वायरस से। इसका पहला ब्रेकआउट 2003-2004 में चाइना से ही हुआ था, इसका भी ब्रेकआउट चाइना से ही हुआ था। और आज जो कोविड-19 हम लोग देख रहे हैं, वो इसी का एक वेरिएंट है। आज जो कोविड-19 हम लोग देख रहे हैं, वो इसी का वेरिएंट है। ठीक है बेटा, तो ये बात हो गई किसकी, सार्स की। किससे होता है, कोरोना वायरस से। और अब विकार हम लोग बात करते हैं किसकी, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। ऑक्यूपेशन समझते हो, जो कार्य कोई बंदा करता है अपने जीवन यापन के लिए, जीवन यापन के लिए जो भी कार्य किया जाता है उसको ऑक्यूपेशन कहते हैं। तो ऑक्यूपेशनल मतलब जीवन यापन करने के लिए जो कार्य किए जाते हैं, ऑक्यूपेशनल श्वसन विकार, ऑक्यूपेशनल श्वसन विकार। ठीक है, मैं इसका हिंदी टर्म बोल रहा हूं, पर आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। अभी एकदम से क्लिक नहीं हो रहा है मुझे हिंदी टर्म, पर इसमें 3 बीमारियां होती है। एक बीमारी होती है एस्बेस्टोसिस। जो एस्बेस्टोस इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनमें एस्बेस्टोस के फेफड़ों में, उनके फेफड़ों में एस्बेस्टोस के तंतु पाए जाते हैं। फिर सिलिकोसिस, पत्थर की इंडस्ट्री में जो काम करते हैं, पत्थर का जो डस्ट होता है उसको अंतर्श्वसित करने से फेफड़ों में सिलिका पहुंच जाता है, सिलिकोसिस। और
कोल वर्कर्स मतलब कोयले की खदान में काम करने वाले, उनको होता है न्यूमोकोनियोसिस, उनको होता है न्यूमोकोनियोसिस। तो एस्बेस्टोसिस नाम याद रखना बस, एस्बेस्टोसिस, एस्बेस्टोसिस, सिलिकोसिस, न्यूमोकोनियोसिस, ये जीवन यापन के लिए जो भी कार्य करते हैं उनसे रिलेटेड श्वसन के विकार होते हैं, एस्बेस्टोसिस, सिलिकोसिस और न्यूमोकोनियोसिस। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म, इनका हिंदी में कोई ट्रांसलेशन नहीं होता, ये सारे मेडिकल टर्म है पर ये समझना जरूरी है। पहला है यूपनिया, यूपनिया होता है सामान्य श्वसन, यूपनिया होता है सामान्य श्वसन। फिर डिस्पनिया, डिस्पनिया होता है श्वसन में तकलीफ होना, श्वसन के समय दर्द होना या श्वसन में तकलीफ होना। और एपनिया होता है, एपनिया होता है श्वसन की अनुपस्थिति, श्वसन की अनुपस्थिति। ये टर्म्स याद रखना, ये सीधे सीधे ऐसे ही पूछे जाते हैं। अनुपस्थिति, ठीक है, श्वसन की अनुपस्थिति। ठीक है बेटा, इसी के साथ में हमारा जो श्वसन क्रिया वाला चैप्टर है वो भी खत्म होता है। हमने श्वसन तंत्र की संरचना, कार्य की, विकार और ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हैं वो भी यहां पे डिस्कस कर लिए हैं। तो अब आप लोग इसको एनसीईआरटी से अच्छे से पढ़िएगा और किसी भी तरीके का डाउट आए तो मुझसे जरूर पूछिएगा। ठीक है बेटा, चलो तो अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं। और इसकी डीपीपी चाहिए तो इंस्टीट्यूट पे आके इसकी डीपीपी ले जाइएगा। चलो, थैंक यू।